विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1988 से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, ताकि इसका उद्देश्य है लोगों में एड्स के प्रति जो जागरूकता है वो फैलाना। हालांकि अब लगभग सभी एड्स के प्रति जागरूक हो गए हैं, लेकिन 1988 के दशक में, 1980 के दशक में जब ये रोग नया नया सामने आया था, तो लोगों के मन में भय का माहौल था। ठीक, डरे हुए लोग रहते थे। तो लोग जागरूक हों और डर का जीवन न जिए, इसके लिए जरूरी था कि इस तरह के दिवस, इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम शुरू हों। तो उस समय तमाम संस्थाएं जो हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इस तरह के कार्यक्रम कर रही थी अलग अलग। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में 1988 से विश्व एड्स दिवस मनाने की शुरुआत हुई। ठीक है, तब इसको एक वैश्विक रूप मिला और इस दिन पूरे विश्व में जो देश हैं, सदस्य राष्ट्र थे विश्व स्वास्थ्य संगठन के, उसका तत्वाधान में डॉक्टरों के द्वारा, सरकारों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया और इसके नियंत्रण के उपाय सुझाए गए। एड्स एक गंभीर बीमारी है जो वायरस जनित रोग है। जो वायरस है इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है मनुष्यों को, यही कारण है कि ये खतरनाक माना जाता है। एड्स डायरेक्ट कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि हमारे जो शरीर है उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे समाप्त कर देती है, जिससे छोटी छोटी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है, वो भी व्यक्ति को मृत्यु के लिए, बुखार भी एक व्यक्ति को मृत्यु के लिए पर्याप्त हो जाती है। हालांकि इसकी बाद में कई दवाएं रोकथाम के लिए, सावधानी के लिए तो उपाय है ही कि सावधान रहिए। 4 तरीकों से एड्स फैलता है, आप सभी को मालूम होगा। उन 4 तरीकों से कैसे बचा जा सके, उसके प्रति जागरूकता फैलाना पहला उपाय था। दूसरा उपाय, अगर हो जाए किसी को एड्स, तो उसके लिए क्या हो, उसके लिए दवाओं का प्रयोग, ताकि जो है उसकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, रोगों से लड़ने की क्षमता कम ना हो। लेकिन अभी जब जीन थेरेपी में हम आए हैं, तब से ये रोग लाइलाज नहीं रह गया है, मतलब इसका इलाज संभव है। हालांकि पहुंच न होने के कारण और इतनी ज़्यादा प्रचलन न होने के कारण जीन थेरेपी के, ये अभी भी सामान्य व्यक्ति की पहुंच से दूर है, इसलिए लाइलाज ही कहा जाएगा। लेकिन आने वाले समय में यह तय हो गया है कि एड्स लाइलाज नहीं रहेगा, इसका सामान्य इलाज संभव हो सकेगा जब जीन थेरेपी जगह जगह उपलब्ध रहेगी। इस बार की जो थीम है विश्व एड्स दिवस की, वो है लेट कम्युनिटीज लीड। लेट कम्युनिटीज लीड इस बार की थीम है। इसका जो थीम का विषय है, जो मतलब है कि सब एक साथ अगर एकजुट हो जाएं तो एड्स को समाप्त किया जा सकता है। यूएन एड्स एक संस्था है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है संयुक्त राष्ट्र की, जो एड्स के विरुद्ध अभियान चलाती है, कार्यक्रम चलाती है। इसका नाम ही है संयुक्त राष्ट्र का HIV एड्स पर कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर यूएन एड्स का स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1994 को हुई थी, लेकिन कार्य आरंभ इसने 1996 को किया था। इसकी पैतृक संस्था जो है वो है यूएन इकोसोक, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद। विश्व एड्स रिपोर्ट 2023, विश्व एड्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएन एड्स जारी करती है। इसको संयुक्त राष्ट्र की एड्स पर रिपोर्ट भी कहते हैं। इस रिपोर्ट में जिसकी थीम क्या रखी है, लेट कम्युनिटीज लीड, यही थीम इस रिपोर्ट की है। इसमें यह कहा गया है कि अगर लोग साथ आए तो साथ मिलकर के कब तक एड्स को समाप्त किया जा सकता है? 2030 तक एड्स को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। भारत में अगर एड्स के दृष्टि से देखें तो 1987 में पहला मामला सामने आया था। उसके बाद ही 1987 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन किया गया। नेशनल एड्स कमेटी का गठन कब किया गया? 1987 में। 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का पहला फेज जो है 1992 को शुरू किया गया। 1999 तक ये फेज चला। इसी समय 1992 में ही इस कार्यक्रम को चलाने के लिए नाको का, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ,
जिसका कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसी का जो आप चिन्ह देखते हैं, जो लाल फीता देखते हैं, वो इसी नाको का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। एनएसीपी सेकेंड नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का दूसरा फेज 1999 से 2006 तक चला। इसका तीसरा फेज 2007 से 2012 तक चला। अलग अलग लक्ष्य थे, बाद में विस्तारित किया गया। एनएसीपी चौथे का फेज का लक्ष्य जो था वर्ष था 2012 से 2017 था। और एनएसीपी पांचवा ये थोड़ा बाद में चला 2021 से 2026 तक, अर्थात ये चल रहा है। जो कौन सा फेज चल रहा है अगर पूछा जाए तो एनएसीपी का पांचवा फेज चल रहा है, और ये 2021 से चल रहा है, 2026 तक चलेगा। ठीक है। महासागर, ये भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल है जिसका नाम महासागर रखा गया है। जो समुद्री प्रमुख हैं इस क्षेत्र के जितने भी, उनके बीच आभासी बातचीत के लिए ये आउटरीच पहल शुरू की गई है। नई दिल्ली, यहाँ 40वें तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में ही आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन, एक्सलरेटिंग वेस्ट टू वेल्थ एंड सर्कुलर इकोनॉमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अमा बैंक किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। वित्तीय समावेशन का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक हिस्से के रूप में अमा बैंक स्टार्ट किया गया है। 4373 बैंक रहित जो ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर बैंकिंग की पहुंच नहीं है, ऐसे गांवों में, ऐसे ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए अमा बैंक शुरू किया गया है कार्यक्रम। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ये पंजाब ने हरियाणा को हरा करके चौथी बार इस टूर्नामेंट को जीत लिया। इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता किसने? पंजाब ने। जाहिर सी बात है हरियाणा ने इसमें रजत पदक जीता, तमिलनाडु ने इसमें कांस्य पदक जीता है, तीसरे स्थान पर रहा है। तो 13वीं ये हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, जिसको हॉकी नेशनल भी कहते हैं। पंजाब ने 13 में से 4 जीत ली है। पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध, इस पर एक प्रश्न भी आ चुका है। न्यूजीलैंड में पिछली सरकार ने 2008 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उन लोगों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया था। अभी नए प्रधानमंत्री जो बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन, इनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये फिर से चर्चा में है, याद रखिएगा। अमृत वृक्ष आंदोलन, असम सरकार का यह कार्यक्रम है। एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का यह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को विभिन्न श्रेणियों में 9 गिनीज बुक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मतलब 9 श्रेणियों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अमृत वृक्ष आंदोलन को दर्ज किया गया है। हेनरी किसिंजर 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। अमेरिकी राजनयिक, सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री भी थे। एक साथ ये अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री रहे हैं। अमेरिका के चाणक्य कहे जाते हैं। खासकर शीत युद्ध में इनकी भूमिका पूरी अमेरिका की जो राजनीति थी, रक्षा नीति थी, विदेश नीति थी, हेनरी किसिंजर के इर्द गिर्द ही घूमती थी। ठीक है, तो इतना महत्व था इनका, इसलिए ये प्रश्न आ सकता है। हालांकि इनका जन्म जर्मनी में हुआ था 1923 में, लेकिन बाद में वहां से इन्होंने भागकर, इनके परिवार ने भाग करके अमेरिका में शरण ले ली और यूएस में इनको काफी इज्जत मिली। यूएस के ये चाणक्य बने। वहां की राजनीति, रक्षा नीति, विदेश नीति, एक समय था कि इसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती थी। राष्ट्रपति इन्हीं पर पूरी तरीके से रिलाय करते थे। जैसे इस समय भारत में वर्तमान जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी जो स्थिति है, इससे भी अच्छी स्थिति, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति था तो उससे भी ज्यादा पावरफुल पोजीशन थी उनकी। नेपाल समलैंगिक विवाह को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। कौन? नेपाल। आपको पता है कि नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ही समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी थी। अभी एक कदम आगे बढ़ते हुए नेपाल में
एक विवाह को आधिकारिक रूप से पंजीकृत कर दिया गया है और इसके साथ ही समलैंगिक विवाह को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है नेपाल। संयुक्त राष्ट्र नानसेन पुरस्कार 2023 अब्दुल्लाही मायर को दिया गया, केन्या के हैं, मूलतः हालांकि सोमालिया के हैं लेकिन बाद में केन्या चले गए थे, केन्या में ही इनका कार्यस्थली हो गई। तो अब्दुल्लाही मायर को विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए, जो विस्थापित बच्चे होते हैं विभिन्न कारणों से, उनको शिक्षित करने के लिए यूएन का नानसेन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। यूएन नानसेन पुरस्कार जो दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर के द्वारा दिया जाता है। 14 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अभी देखिए ओपन एआई ने एक नाटकीय अंदाज में फिर से सीईओ सैम अल्टमैन को बना दिया है और चेयरमैन ग्रेग बॉकमैन को बना दिया है। तो दोनों को आपको पता है कि हटाया गया था कुछ समय पहले, लेकिन फिर से इनकी नियुक्ति कर दी गई है, ग्रेग बॉकमैन और सैम अल्टमैन को क्रमशः चेयरमैन और सीईओ के पद पर। युगांडा टी20 पुरुष विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर दिया है। तो कौन सा अफ्रीकी देश है जिसने टी20 पुरुष विश्व कप 2024 के लिए या किसी भी विश्व कप के लिए पहली बार क्वालिफाई किया है? तो ये युगांडा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद ने एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर की मेजबानी जीत ली है। अर्थात एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर विश्व मेला कहाँ पर आयोजित होगा? जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्व मेला माना जाता है, ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, तो ये रियाद सऊदी अरब में आयोजित होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, इसके इतिहास के बारे में, कि यह प्रति 5 वर्ष में आयोजित होता है। पहला आयोजन 1851 में लगभग 173 वर्ष पहले हुआ था। कहाँ? लंदन में, पहला 1851 में, ठीक। और 2020 में यह दुबई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। हालांकि 2020 में कोरोना के कारण ये पोस्टपोन हुआ और इसका आयोजन 2021-22 में वास्तविक रूप से हुआ। वहीं 2025 में जो होने वाला है वो ओसाका जापान में होगा, ठीक है। तो ये पूरा इतिहास इसका आप लोग जानते रहिएगा, पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।